हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी नीट पाठशाला। स्पेसिफिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर अपने आज रिवाइज करने वाले हैं। इसके अंदर रिप्रोडक्शन यूनिट का सेकंड चैप्टर है ये। इस चैप्टर से नीट एग्जाम की अगर बात की जाए तो मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस ये लेकर के जाता है, और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी एक सिग्निफिकेंट इसका जो है मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो एक 5 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो इस चैप्टर से आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। बाकी सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी अच्छे से बोर्ड के अंदर आपको कैसे लिखना है वो पूरा कंप्लीट एनालाइज करना है। मान लीजिए आपसे पूरा कंप्लीट कोई 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो किस तरीके से आपको अपनी बोर्ड की कॉपी के अंदर ढंग से हर एक चीज़ को मेंशन करते हुए वेल लेबल डायग्राम बनाते हुए चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी आपको सीखना है। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लेकर के चलेंगे अपने इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपने बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन यूनिट ओल्ड एनसीईआरटी की अगर बात की जाए तो उसमें 4 आपके चैप्टर्स होते थे। पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप कहेंगे सर आप पुरानी वाली एनसीईआरटी का ही ये क्यों पेज हमें दिखा रहे हैं, अभी तो न्यू एनसीईआरटी के अंदर तो फर्स्ट चैप्टर हटा दिया है। क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर के अंदर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की इस नेचर के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन से फर्दर रिप्रोड्यूस होते हैं, न्यू ऑप्शंस की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाती है तो उसके अंदर 3 इवेंट्स जो आपको देखने को मिलते हैं। चाहे इस नेचर का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने ऑप्शंस का नंबर बढ़ा रहा है, तो उसके अंदर 3 मेजर इवेंट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, एक प्री एंड एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब आ जाइए इस यूनिट के अंदर पहले जो आपको साइंटिस्ट दिए हुए हैं इनके बारे में आपको मैंने उस दिन पहले जब चैप्टर करवाया था उस समय बताया था। देखिए आप, डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो टिश्यू कल्चर है, इन्होंने जो वर्किंग की थी, वो वर्किंग इनका पूरा कंप्लीट जो वर्क था वो एम्ब्रियोलॉजी पे था। किस पे था? एम्ब्रियोलॉजी पे था। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब जनरल, अगर अपने जो एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजिकल जनरल एविडेंसेस डिफाइन किए थे। बोले थे कि प्लांट के अंदर अगर कोई एम्ब्रियोलॉजिकल सेल को लेकर के आप लैब के अंदर उसको ग्रो करवाएंगे पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर, तो वो इजीली ग्रो हो जाएगी। सेम पैटर्न फिर हमने ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई किया, और आईवीएफ जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है वो इन्हीं के प्लांट पे जो रिसर्च हुई थी उसके बेसिस से ही हमने उसको एनिमल्स पे अप्लाई करना स्टार्ट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा, इन्होंने जब ये सब डिस्कवर कर लिया था तो टेक्सोनॉमी के अंदर एक पॉइंट और ऐड ऑन हो गया था कि पहले हम टेक्सोनॉमी को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, या फिर जो अपीयरेंस देखने को मिल रहा है जनरल फीचर्स के बिहार पे बताते थे। बट या फिर फ्लोरल आप अपेंडेजेस के बिहार पे एंड्रोशियम, गाइनोशियम, स्टेमन का नंबर, उनका साइज, लेंथ क्या रहता है उसके बिहार पे बताते थे। फिर उसके बाद में एक जो पॉइंट ऐड ऑन हुआ टेक्सोनॉमी के अंदर कि जिसके बिहाफ पे आप प्लांट्स को भी क्लासिफाई कर सकते हो, वो थे एम्ब्रियोलॉजिकल टेक्सोन, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस जो टेक्सोनॉमी के अंदर क्लासिफिकेशन के बेसिस बने। मतलब एक मोनोकोट का एम्ब्रियो और एक डाइकोट का एम्ब्रियो, इनिशियल जो स्टेजेस रहती हैं वो सेम रहती है, लास्ट वाली स्टेजेस के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। तो वही एक बेस बना था। देखिए आप, ही वर्कड ऑन द एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एस्पेक्ट्स एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनॉमी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि साइंटिस्ट कितने इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट से क्वेश्चंस आते हैं, जनरल आपसे पूछ लिया जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफाइन किया था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को टेक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूड कर करके, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इन्होंने डिफाइन किए थे, और इन्हीं के बिहाफ पे अपने उन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को यूज कर करके क्लासिफिकेशन के अंदर उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास में आंसर होना चाहिए। उसके अलावा ये कहानी तो आपको पता ही है, इफ ही स्टूडेंट प्रोग्रेस अहेड ऑफ हिम इट विल गिव हिम अ ग्रेट सेटिस्फेक्शन। वो हर किसी के केस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट। समझ रहे हो ना आप लोग, या फिर नहीं समझ रहे? और उसके अलावा लास्ट जो आप मतलब ऐसे माथा पीटते हो ना, ये एनसीईआरटी है या क्या है, very first textbook of the biology of higher secondary school published by NCERT 1964, वो इन्हीं के लीडरशिप के अंदर सारे वर्क हुए थे। ये लिखा हुआ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कूल ऑफ द एजुकेशन बाय हिज लीडरशिप इन द ब्रिंगिंग आउट
द फर्स्ट टेक्स्ट बुक, बायोलॉजी की जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक आई थी एनसीईआरटी, वो इन्हीं के मतलब लीडरशिप के अंदर सारी वर्किंग हुई थी। क्लियर। अब आ जाइए, जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं? सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से समझना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड लास्ट क्या है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहला क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहला क्या है, शुक्र है जाग रहे हो। पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकंड क्या है, और थर्ड क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इंसेमिनेशन अगर आप बात करते हो गैमेट ट्रांसफर के लिए, बट इन केस ऑफ प्लांट आप पॉलिनेशन की बात करते हो। गैमेटोजेनेसिस की बात की जाए तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन केस ऑफ एनिमल्स। वहीं फर्टिलाइजेशन इवेंट, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, ये प्रॉपर्ली सिनगैमी को प्रोसीड करता है। सिनगैमी के अंदर पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है। ठीक है। फिर आ जाइए इधर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, डिवीजन और डिफरेंशिएशन के थ्रू ये सारी प्रोसेसेस आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट ऑर्गन डेवलपमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन एंड ऑर्गन डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? इसके बाद फर्स्ट जो आपकी एनसीईआरटी ने टॉपिक दिया है, इसके अंदर ये पूरा कंप्लीट जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर एक पॉइंट लिखा है कि एनिमल्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग या ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग वीवी पैरस एनिमल। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट बनाएगा, उसके बाद में आपको फ्यूजन देखने को मिलेगा, मेल एंड फीमेल गैमेट, और उसके बाद में आपको फ्यूजन देखने को मिलेगा। वहीं सेकंड अगर अपने बात करते हैं क्या नाम है, जो वीवी पैरस का मीनिंग क्या होता है, गिव राइज टू द यंग वंस डायरेक्टली। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड जो इसके अंदर दिए हुए हैं, इन दोनों वर्ड को आपको अच्छे से समझना है। वीवी पैरस का मीन क्या होता है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेक्सुअली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है। फिर आ जाइए, द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द ह्यूमन इंक्लूड्स, क्या क्या इवेंट्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन, फिर गैमेट ट्रांसफर, फिर उसके बाद में गैमेट ट्रांसफर के बाद में फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दैट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद एक जेस्टेशन पीरियड रहेगा, और लास्ट क्या है, पार्चुरेशन। तो ये प्रोसेसेस जितने भी हैं इसको मैं एक बार कॉन्टिन्यूशन के अंदर यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट क्या है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, आफ्टर दैट गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या आएगा, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर क्या होता है बेटा, गैमेट ट्रांसफर होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है कि मेल गैमेट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पहुंचना, एक तरीके से ये बोल सकते हो इंसेमिनेशन। इसके बाद में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा वो होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में बेटा जेस्टेशन, और उसके बाद में लास्ट इवेंट है पार्चुरेशन प्रोसेस। तो ये पूरा कंप्लीट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बेटा। ठीक है। जनरल पॉइंट्स, इन सभी की डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होगी। पार्चुरेशन गिव राइज टू द बर्थ ऑफ अ फुल्ली डेवलप फीटस, ये बोल सकते हो फुल्ली डेवलप फीटस। सेकंड नंबर जेस्टेशन, ड्यूरेशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक पीरियड जो रहता है पूरा कंप्लीट, ये कितना होता है, 280 डेज। कितना होता है? इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड विद द यूटेराइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। Fertilization, fusion of the male gamete and the female gamete. Insemination, transfer of the male gamete in the female reproductive tract is known as insemination. और gametogenesis, gamete formation. क्लियर है? एक एक पॉइंट ढंग से करवा रहा हूँ, अगर जिस स्टूडेंट ने पहले क्लासेस प्रॉपर लगाई हैं उनको याद भी हो जाएगा पूरा चैप्टर, और अगर किसको मान लो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो ढंग से समझ लो भाई। इधर नेक्स्ट, इसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर आती है, सुनते जाइए बस सब, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड एट अ pelvic रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द accessory duct. The primary reproductive organ in the male reproductive system is represented by one pair of testes which is present in the scrotal sac
outside the abdominal cavity due to the maintenance of the temperature favorable for the spermatogenesis process. And second is the human beings के अंदर मेल के अंदर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसको फर्दर टू पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया है. एक है एसेसरी डक्ट और दूसरा क्या है एसेसरी ग्लैंड. एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस. Where is the in the accessory glands are seminal vesicle, prostate and the और लास्ट वन एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज रिप्रेजेंटेड बाय पेनिस. ठीक है. अब आ जाइए ह्यूमन बींग्स के अंदर मैंने टेस्टिस के बारे में आपको बताया था. इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. बिफोर बर्थ कहाँ आ जाते हैं? ये स्कोटल सैक के अंदर आ जाते हैं. और जो जिस जिस कैनाल से स्कोटल सैक के अंदर आते हैं उस कैनाल को इंग्विनल कैनाल बोलते हैं. ये पूरा कंप्लीट इंग्विनल कैनाल को बताएगा. सिंगल स्पर्मेटिक कोड को जहां से एंट्री और एग्जिट होती है. नंबर ऑफ नर्व फाइबर, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन और वास डिफरेंस का एग्जिट देखने को मिलता है. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कोड. क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा यहाँ पे जो पिंक कलर से बनाए हुए हैं ये क्रीमेस्टर मसल्स को रिप्रेजेंट करता है. और जो लोअर साइड के अंदर आपको टेस्टिस के अराउंड जो टिश्यू देखने को मिल रहा है वो क्या है? डार्टोस मसल. उसका बिल्कुल जस्ट बॉटम जो पार्ट होता है इसको गुबेरनकुलम. जो जस्ट ये बॉटम पार्ट है इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ठीक है. नेक्स्ट अब आ जाइए स्क्रोटल सैक के अंदर जो टेस्टिस है वो क्यों प्रेजेंट होते हैं? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर एज कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर. जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फेवरेबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. और उधर वो प्रॉपर अब मार्क किया हुआ आर्टरीज, लिम्फ, नर्व एंड वास डिफरेंस जो बाहर की तरफ जाता है, वेन्स जो बाहर की तरफ जाती हैं, ये पूरे इंग्विनल कैनाल को, ये पूरा डार्टोस मसल. और इसके अपर साइड के अंदर यहाँ क्या रहता है? क्रीमेस्टर मसल. क्रीमेस्टर मसल मैंने एक पे शो किया है. एक बार मैं जो लेयरिंग बोल रहा हूँ उसको सुनना. क्रीमेस्टर मसल डार्टोस मसल से आपके सिलेबस में नहीं है वैसे. इधर देखना. सबसे बाहर की तरफ क्या होगा? स्क्रोटल सैक. सबसे बाहर की तरफ क्या होगा? स्क्रोटल सैक. स्क्रोटल सैक के इनर साइड में क्या होगी? डार्टोस मसल्स. क्या होंगी? डार्टोस मसल. डार्टोस मसल्स के इनर साइड में क्या होगा? क्रीमेस्टर मसल. वैसे तो आपको स्क्रोटल सैक के बीच में फिर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिलेगी, फिर बाद में डार्टोस मसल्स होंगी, फिर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिलेगी. समझ में आई बात? फिर क्रीमेस्टर मसल्स होंगी, फिर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी. वो कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर हमें बार बार बोल रहे हैं वो फैशिया है. याद है? कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर. समझ में आई बात? वो हर एक लेयरिंग के बाद में आपको देखने को मिलता है. और एट द एंड सबसे इनर साइड की अगर बात करें टेस्टिस के बाद में फिर उसकी जो कवरिंग होगी उसके ऊपर आपको क्रीमेस्टर मसल्स मिलती हैं. समझ में आई बात? फिर उसके ऊपर फिर से एक कवरिंग मिलेगी. फिर क्या मिलेगा? डार्टोस मसल. फिर एक डार्टोस मसल का जो बाहर की तरफ अटैचमेंट रहेगा वो किससे रहेगा? स्कोटल सैक से रहेगा. तो आपके सिलेबस में ना तो डार्टोस मसल्स हैं और ना ही क्रीमेस्टर मसल्स हैं. ये आपके सिलेबस में नहीं है. डिटेल्ड इनको डिफाइन नहीं किया हुआ है. जनरल समझने के वजह से आपको बता दिए. आपको इतना याद रखना है कि ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं. और रीजन है उसके पीछे. रीजन क्या है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम रहता है. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए वो फेवरेबल रहेगा. कभी मान लो अगर ये मान लीजिए स्क्रोटल सैक के अंदर नहीं आए बिफोर बर्थ, अगर ये स्क्रोटल सैक के अंदर नहीं आते इसको बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म. याद है? क्रिप्टोर्चिडिज्म जो एक टर्म बताई थी आपको. और अगर सर्जिकली इनको मान लीजिए ये स्क्रोटल सैक के अंदर नहीं आते हैं और सर्जिकली इनको अगर जो है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक के अंदर लेकर के आते हैं उसके लिए अलग टर्म यूज में आती है. एब्डोमिनल कैविटी में रह गए फिर इनको रिमूव कर दे, सर्जरी कर करके इनको रिमूव कर दिया जाए तो इनके लिए अलग टर्म में यूज में आती है क्योंकि वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में. और अगर मान लीजिए एक्टिव स्टेज में है, स्क्रोटल सैक में आ गए हैं एक्टिव स्टेज में, फिर उनको अगर रिमूव किया जाता है तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है कैस्ट्रेशन. क्या वर्ड यूज करते हैं? कैस्ट्रेशन. तो कुछ जनरल टर्म्स हैं, उन टर्म्स को आप एक बार गो थ्रू कर लें. ये जनरल टर्म्स एक बार देखना बेटा. इधर स्पर्मिएशन अभी बताऊंगा आगे जैसे जाएंगे तो भी. रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आफ्टर seminiferous tubule. After spermiation, sperms are transported into the accessory duct for the nutrient and maturity. ठीक है.
ejaculation, release of the male gametes from the male's body. In a single coitus, 200 to 300 millions of male gametes are released in a per ejaculation. Insemination, release of the sperm in the female reproductive tract or vagina. एजोस्पर्म एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया. अरे भाई टर्म्स ये रही. क्रिप्टोट्रिज्म, क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या होता है? टेस्टिस डज नॉट डिसेंड टू रीच इन द स्क्रोटम, रिमेन इन द एब्डोमिनल कैविटी. सेकंड पॉइंट, ऑर्चियोडेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अनडिसेंडेंट टेस्टिस. एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, इनएक्टिव है, वहीं से उनको रिमूव कर दिया जाए. Castration, removal of the normal and the active testes from the body. And last one, ऑर्चियोपैक्सी क्या होता है? अगर मान लो सर्जिकली एब्डोमिनल कैविटी से जो स्क्रोटल कैविटी है, कैविटी है बट उसके अंदर मेल जो टेस्टिस है वो नहीं आ पाते हैं, तो सर्जिकली अगर उनको स्क्रोटल सैक के अंदर जब सर्जरी कर करके स्क्रोटल सैक के अंदर लेकर के जाते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑर्चियोपैक्सी. ये टर्म मैंने कट लगाया, दिख रहा है आपको? ये दोनों टर्म्स आपसे कभी पूछी नहीं जाएंगी और ना ही कभी कोई स्टेटमेंट या ऑप्शन के अंदर आया है. बट क्रिप्टोर्चिडिज्म और कैस्ट्रेशन, ये दोनों वर्ड ऑलरेडी मतलब जो क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आंसर नहीं थे बट उन ऑप्शंस में देखने को मिल चुके हैं, ये पहले आए हुए हैं. समझ में आई बात आपको? सर नीट एग्जाम स्पेसिफिक बोल रहे हो? नहीं, नीट के अलावा जो पहले BHU, एम्स वगैरह ये जो एग्जाम होते हैं उनमें ये टर्म्स स्पेसिफिक पूछी जाती थी, ये कभी नहीं पूछी है. ऑर्चियोडेक्टोमी और जो है ऑर्चियोपैक्सी. एक हाइस्टीरेक्टोमी, हाइस्टीरेक्टोमी रिमूवल ऑफ द यूट्रस, वो पूछा हुआ है, वो 2015-2016 के अराउंड क्वेश्चन आया हुआ है उसका. वो आपके नीट एग्जाम के अंदर मतलब आपकी NCERT में नहीं है, आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन था वो. ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद में एक पॉइंट ये जिसमें कंफ्यूजन रहता है, फर्टिलाइजेबिलिटी एंड द वाइबिलिटी ऑफ द मेल गेमिट, फर्टिलाइजेबिलिटी ऑफ द फीमेल गेमिट. एग का जो फर्टिलाइजिंग पावर रहती है वो 24 आवर तक रहती है, और जो मेल गेमिट है उसकी फर्टिलाइजिंग पावर, उसकी वाइबिलिटी कितनी रहती है? 48 to 72 आवर. डायरेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है, इस वजह से लिख दिया प्रॉपर, आपको समझ में आ जाए. क्लियर? और इसके अलावा जो 2 पॉइंट अभी आप लोगों से डिस्कस हुए, मतलब ये जनरल टर्म्स डिस्कस हुई थी, ये अभी बताऊंगा दोबारा से, तीनों चीजें ना, क्योंकि NCERT ने वो सब कुछ दिया है बट इन टर्म्स का नाम नहीं दिया है. समझ लीजिए, मिल जाएगा आप लोगों को ये लास्ट के 15-20 मिनट में लिखने का मौका. देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है? टेस्टिस के स्ट्रक्चर को आप अच्छे से एनालाइज करें. टेस्टिस के अंदर 3 लेयर्स, मतलब जो आउटर लेयर आपको देखने को मिलती है स्क्रोटम की, स्क्रोटम के जस्ट इनर साइड के अंदर ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बोजीनिया, और सबसे इनर साइड के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल से जो अटैच्ड रहती है वो कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा. ट्यूनिका जो वेजाइनलिस है वो उसमें पेराइटल और विसरल, एल्बोजीनिया बीच बीच के अंदर एम्बेडेड होकर के टेस्टिकुलर लोब्यूल की फॉर्मेशन करती है. इन अ सिंगल टेस्टिस 250 अराउंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट. टेस्टिकुलर लोब्यूल में इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट. क्लियर? इन द इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और वहाँ पर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल आपको वहाँ पे देखने को मिलती है. वहाँ आपको इंटरस्टिशियल सेल देखने को मिलती है जिनको लिडिक सेल्स बोलते हैं. क्लियर? अब पूरा पाथवे, स्ट्रक्चर को देख करके आप पूरा पाथवे एनालाइज कर सकते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आफ्टर दैट ट्यूबुलर रेक्टाई के थ्रू रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस. ये जनरल पॉइंट समझ में आते हैं क्लास? यस और नो? अब आ जाइए इसके अंदर एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट बताएं. एक बताएं कैपट, एक है कार्पस और तीसरा क्या है? कोडा. एक पॉइंट और, फंक्शनल मैच्योरिटी. फंक्शनल मैच्योरिटी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फेमस क्वेश्चन है. फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म, फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म जो है वो आपको एपिडिडाइमिस के अंदर देखने को मिलती है. क्लियर?
नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए पूरा कंप्लीट एंटायर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पूरा पाथवे बताया हुआ है। देखिए जो सेकंड पेज का लास्ट पैराग्राफ है उसको बता रहा हूँ, जिसमें एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बताया हुआ है। एसेसरी डक्ट इसके बारे में उसमें लिखा हुआ है कि जो वास्ट डिफरेंस है वो वास्ट डिफरेंस जो है वो स्क्रोटल सैक से निकल करके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यूरेटर जो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अपर साइड में यूरेटर के साथ एक लूप बना करके स्वेलअप होता है, जिसको एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला अलोंग विद द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसाइकल इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरिथ्रा के अंदर ओपन होता है। व्हाट इज यूरिथ्रा? यूरिथ्रा स्टार्ट कहाँ से होता है? यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा स्टार्ट होता है और टिल एंडिंग ऑफ द ग्लैंस पेनिस, जिसमें कार्पस स्पोंजियोसम अपने बोलते हैं, कार्पस स्पोंजियोसम के इनर साइड के अंदर जो पैसेज देखने को मिलते हैं उसको यूरिथ्रल पैसेज बोलते हैं। यूरिथ्रा जो पूरा कंप्लीट अगर बात की जाए तो अराउंड 20 सेंटीमीटर के अराउंड लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। कितना? 20 सेंटीमीटर अराउंड पूरा कंप्लीट यूरिथ्रल पैसेज की अगर बात की जाए। बट उसके इन बिटवीन आपको जो स्पेसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें एक स्पेस होता है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, सेकंड जो स्पेस आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जिसके बैक साइड के अंदर वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगी, और जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है उसके दोनों लेटरल साइड के अंदर जो है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा जो होता है उसके दोनों तरफ आपको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर ग्लैंड देखने को मिलेगी। एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, हाँ ये पॉइंट देखना कि इसमें इसका जो ये होता है 5 लोब होता है और सिंगल होता है, ये 1 पेयर है और ये 1 पेयर है। इनका ये डेटा ध्यान रखना। जो प्रोस्टेट होता है वो होता सिंगल है, उसके अंदर 5 लोब देखने को मिलती है। और जो सेमिनल वेसाइकल है वो 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकल इज प्रेजेंट और 1 पेयर ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स इज प्रेजेंट। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब आपको इसके बाद जो बताया गया था ये कि वैसे लेंथ और विड्थ टेस्टिस का जो लेंथ रहता है वो कितना रहता है? 2 to 3 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी रहती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। इसको कट कर करके जब यहाँ से ये दिख रहा है आपको कोप, 2 to 5 सेंटीमीटर विड्थ और 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ। उल्टा बोला क्या मैंने? ठीक है, इधर देखो, ये जो है ना यहाँ से अगर आप इसको एनालाइज करते हो 3 पाइप आते हुए दिखेंगे। वो जो तीनों पाइप आते हुए दिख रहे हैं वो ये रहे, कट किया हुआ है। अगर ये भाई सेमिनिफेरस टिब्यूल, अगर मैं यहाँ से कट लगाता हूँ मैं बोल रहा हूँ 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल, तो वो कैसे दिखेंगी? अगर मैं सेमिनिफेरस टिब्यूल को एनालाइज कर रहा हूँ तो आपको इस तरीके से दिखेंगी। सेमिनिफेरस टिब्यूल की इंटरनल साइड के अंदर, इंटरनल लाइनिंग के अंदर जो एपिथेलियल सेल देखने को मिल रहे हैं उनमें कौन कौन सी है? क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। जो क्यूबॉइडल एपिथेलिया है वो जर्मिनल एपिथेलिया की तरह बिहेव करता है, स्पर्मेटोगोनिया एंड फ्यूचर के अंदर स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन करेगा। क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल जो सेल होती है जिसको आप स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर को बोलते हो, वो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल है। उसी को मियोसाइट, उसी को गैमेट मदर सेल, उसी को इमेच्योर मेल जर्म सेल, उसी को ही मेल जर्म सेल, ये सारे वर्ड्स उसके लिए यूज किए जा सकते हैं। क्लियर? फिर यहाँ पे इंटरस्टिशियल जो सेल्स देखने को मिल रही है वो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन करती हैं। और टेस्टोस्टेरोन अगर एक्सेस के अंदर बन रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ज्यादा हो रही है, तो खुद ही एक फीडबैक इनिबिशन लेकर के जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो इनर साइड के अंदर प्रेजेंट कॉलमनर सेल्स होती हैं उन पे वर्क करता है। उन पे वर्क कर करके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल को एक्टिव कर करके 3 मेजर कंपोनेंट्स को रिलीज करवाता है। दैट इज द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन एंड द एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मुलेरियन हार्मोन जो मेल के अंदर फीमेल गोनेड्स की डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इन द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल। और इनिबिन क्या होता है? एक्सेस के अंदर अगर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है तो वो एक फीडबैक इनिबिशन लेके जाता है, एफएसएच के सिक्रीशन को बंद करेगा, एज वेल एज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिग्नलिंग को बंद करेगा। क्लियर? गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर जनरल पॉइंट आपको ये बताए, और इसी को ही दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बार ये देख लें आप, सेम पॉइंट, ये सारे पॉइंट मैं बता चुका हूँ। सर्टोली सेल कैसे कैसे वर्क कर रही है बताया ना अभी, कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनिबिन और एंटी मुलेरियन फैक्टर। सर्टोली सेल के और क्या क्या नाम है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह की तरह वर्क करते हैं। नर्व सेल्स हैं और सब टेंटाकुलर सेल्स इन्हीं को बोला जाता है। सिग्नलिंग जो हार्मोनल रेगुलेशन की थी, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस चैप्टर में, गैमेटोजेनेसिस के फर्स्ट पेज पे लास्ट पैराग्राफ। इसको स्किप मत करना, ऐसे मत सोचना ऐसे ही बना दिया है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
फिर इससे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आकर के इम्पैक्ट डालता है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन बनवाता है, और ये अगर एक्सेस के अंदर बन रहा है तो खुद ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का इनिबिशन करेगा। और अगर मान लीजिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सर्टोली सेल पे वर्क कर रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ने टेस्टोस्टेरोन को एक्यूमुलेट करवाया, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हुआ। अगर ये एक्सेस में हुआ तो इनिबिन जो होता है इसको सेंस कर करके एक फीडबैक इनिबिशन लेकर के जाता है और एफएसएच को ब्लॉक करता है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच के सिक्रीशन को इनिबिट करता है। एंड सो ऑन, सेम सिग्नलिंग कहाँ जाती है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के पास में, ताकि हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को धीरे धीरे क्या कर दे? सप्रेस कर दे। कुछ समझ में आया बेटा? कुछ क्लियरिटी आई? ठीक है। अब इसके बाद जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इधर देखिए। रेटेटेस्टिस क्या होता है? अ टर्मिनल एंड ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल फॉर्म्स अ डेंस नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल नोन एज रेटेटेस्टिस। दोनों के बीच में ट्यूबुलर रेक्टाई प्रेजेंट होते हैं, एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, वासा फ्रेंसिया 12 to 20 स्मॉल ट्यूब्यूल सिलेटेड एपिथेलियल आपको देखने को मिलेगा। किसी जगह आपको ये 8 to 12 डेटा लिखा हुआ मिल सकता है, मतलब टोटल ये हो सकती है 8 to 12, ठीक। आपको ये डेटा 8 to 12 मिल सकता है, 8 to 20, 8 to 20। सबसे लोएस्ट कितनी रहती है? 8। सबसे हाईएस्ट कितनी रहेगी? 20। सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर वेरी करेगी, इन्हीं के बीच में आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। फिर आ जाइए, ओपन्स इनटू द एपिडिडाइमिस, इट लीव्स द टेस्टिस। एपिडिडाइमिस 6 मीटर लॉन्ग, प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर सर्फेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रख लेना, पोस्टीरियर वाला, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे खासा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि पोस्टीरियर साइड पे है, एंटीरियर साइड पे है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस प्रोवाइड फंक्शनल मैच्योरेशन, टेम्परेरी स्टोरेज आपको इसका देखने को मिलेगा। वास्ट डिफरेंस क्या होता है? वास्ट डिफरेंस पेयर्ड लॉन्ग नैरो कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब्यूल लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड डायलेट एज अ एम्पुला। और एम्पुला क्या करता है? एम्पुला अलोंग विद द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द यूरिथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइन, और ये पूछी भी हुई है एग्जाम में भी। उसके बाद में ये पूरा पाथवे रेटिटेसिस से वासा फ्रेंशिया एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। उधर इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? वास डिफरेंस अलोंग विद द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल फॉर्म्स इजैकुलेटरी डक्ट। Urethra originate from the urinary bladder and extend through penis to the external opening called urethral meatus। ये पूरा वो पैराग्राफ डिकोड किया हुआ है, सेकंड पेज का लास्ट पैराग्राफ पूरा लिखा हुआ है, बस अलग अलग कर करके लिखा हुआ है। अगर आपने ढंग से देखा हो, ये सेकंड पेज का लास्ट पैराग्राफ ही आपका एनसीईआरटी का। अब आ जाइए, इसी के बाद में जो तीनों ग्लैंड्स आपको बताई थी, इसका जो सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है वो स्लाइटली एसिडिक। इसका कैसा होता है? एल्केलाइन सिक्रीशन। और इधर जो आपको देखने को मिलेगा ये भी लुब्रिकेशन के लिए और एल्केलाइन। ओवरऑल कैसा रहता है? एल्केलाइन। पीएच कितनी रहती है? 7.4 के अराउंड। सीमन के अंदर 10% स्पर्म और 90% क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा। इस सेमिनल प्लाज्मा में सेमाइनल फ्लूइड भी होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी होता है, और बल्बोयूथल ग्लैंड के सिक्रीशन भी होते हैं। मैंने आपको रीड करवाया था दीज सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड, याद है? ठीक है। In 1 ml of the semen, 100 millions of the male gametes are present on an average 20 to 120 million per ml के अंदर ये वेरी करता है। अब आ जाइए सेमिनल वेसाइकल के जो सिक्रीशंस होते हैं, इनके अंदर आपको क्लॉटिंग एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। क्लॉटिंग एंजाइम में फिब्रिनोजन क्या होता है? एक्चुअल में मैंने इनकी फंक्शनिंग आपको शायद नहीं बताई ना। फंक्शनिंग आपको अगर देखनी तो आप ऐसा देख लें। इसमें ये वर्क कैसे करता है, इधर देखना बेटा, क्लास इधर थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या लिखा? फिब्रिनोजन जो होता है वो क्या करता है? फाइब्रिन की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? फाइब्रिन। और फाइब्रिन पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोट बनाने के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो होगा क्या, जो सेमिनल वेसाइकल है, सीमन के अंदर सेमिनल वेसाइकल के सिक्रीशन में फाइब्रिनोजन रहता है जो इनएक्टिव है, वो एक्टिव होकर के किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? फाइब्रिन की। जिसकी वजह से जो सीमन है उसकी जो लिक्विडिटी है, मतलब एक वजह से उसको क्या करता है? डेंसर करता है ये, ठीक है। पर उसके डेंसर नेचर को कम कौन करता है? फाइब्रिनोलाइसिन। और फाइब्रिनोलाइसिन कभी भी फाइब्रिनोलाइसिन की फॉर्म में नहीं होता, ये प्रेजेंट होता है अपनी खुद की इनएक्टिव फॉर्म प्रोफाइब्रिनोलाइसिन की फॉर्म में रहता है ये। अब एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ये एक्टिव होगा,
और एसिडिक एनवायरनमेंट स्टिल अगर पूरे सीमन की अगर सेमिनल प्लाज्मा देखें वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट है नहीं, तो ये एंजाइम कैसा रहता है, इनएक्टिव प्रो फाइब्रिनोलाइसिन की फॉर्म में, और ये कैसा रहता है, फाइब्रिन की फॉर्म में। इसी वजह से क्या हो पाता है, जो सेमिनल प्लाज्मा है सीमन के अंदर एज कंपेरेटिवली डेंसर रहता है। और जैसे ही ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसेमिनेट किए जाते हैं, वेजाइनल पैसेज के अंदर एसिडिक नेचर की वजह से ये प्रो फाइब्रिनोलाइसिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट होगा तो जो इसका सेमिनल प्लाज्मा एज कंपेरेटिवली लिक्विफाई होना स्टार्ट होगा और मेल गैमेट की मोटिलिटी और बढ़ जाएगी। वहां पे कैल्शियम एंट्री और रीजन भी है, बट एक वन ऑफ द रीजन ये भी है, कैल्शियम एंट्री की वजह से टेल मूवमेंट भी स्टार्ट होता है ना, वो रीजन भी है। बट एक रीजन समझ में आया। अब आधे से ज्यादा जनता तो इसमें परेशान रहती है, फाइब्रिनोजन कहाँ से आ गया, ये फाइब्रिन फाइब्रिन नहीं समझ में आता है। पर प्रॉपर फंक्शनिंग मैंने बता दिया आपको। आपको फंक्शनिंग समझ में आए, याद अगर रख पाओ तो बहुत बेटर है, नहीं रख पाओ तो नीट एग्जाम के अंदर आपसे इन एंजाइम्स के नाम नहीं पूछेगा कभी भी। कभी फाइब्रिनोलाइसिन क्या है या फाइब्रिनोजन क्या है ये नहीं पूछेगा, ये बोल देगा क्लोटिंग एंजाइम और डिक्लोटिंग। नेक्स्ट क्या आपका बल्बोइथल ग्लैंड, लोकेटेड इधर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, secrete transparent slimy jelly like fluid which is present in the seminal plasma and also lubricates the यूनोजेनाइटल पैसेज। इसका जो वर्क है फीमेल के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड के थ्रू होता है। फीमेल के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड के जो सिक्रेशन होते हैं वो भी वेजाइनल पैसेज के लुब्रिकेशन के लिए होते हैं। वहां पे भी जो एसिडिक नेचर होती है, एसिडिक नेचर ड्यू टू द लैक्टोबैसिलस, ड्यू टू द लैक्टोबैसिलस वहां प्रेजेंट ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से वेजाइनल पैसेज के अंदर एसिडिक नेचर रहती है। जबकि यूरिनोजेनाइटल ट्रैक मेल के अंदर क्या रहता है, कॉमन, और मेल के अंदर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक तो यूरिथ्रा वाला जो पार्ट है वहां पे एसिडिक नेचर यूरिन की पीएच की वजह से रहती है। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रलाइज कर रहा है ये यूरिन की वजह से, जो उस यूरिथल पैसेज के अंदर यूरिन की वजह से जो पीएच कम है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। और जो वहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड होती है वो लैक्टोबैसिलस के एक्शन की वजह से बने हुए लैक्टिक एसिड की वजह से जो एसिडिक नेचर होती है उसको न्यूट्रलाइज कर रही होती है। क्लियर? ध्यान रखना दोनों के अंदर एसिडिक नेचर का रीजन अलग अलग है। ठीक है? और जो न्यूट्रलाइज करने वाली ग्लैंड है वो दोनों एक दूसरे के अंदर होमोलोगस इन ओरिजिन होती है। कैसी होती है? होमोलोगस। अपने बोलते हैं ना इक्विवेलेंट कौन सा ऑर्गन रहता है, तो ये होमोलोगस ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ जाइए इसके बाद, यहां तक समझ में आया बेटा? ठीक है। इसके बाद में जनरल पॉइंट, पाथवे ऑफ मेल गैमेट एक बार पूरा सा आप अच्छे से देख लें। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर इरेक्टा, ये समझते जाना इधर क्लास। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर इरेक्टाई, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, और जो रेटिटेस्टिस है इरेगुलर कैविटी, एनसीईआरटी ने इरेगुलर कैविटी वर्ड यूज किया है। वासा इफ्रेंशिया जो है ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम द रेटिटेस्टिस टू द एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस, उधर एपिडिडाइमिस से आगे चलेंगे, इधर पहले आ जाइए। इतना पार्ट किसका कितना है, क्या बोला जाता है इसको, इंट्रा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर। पूछ लिया जाएगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर, हाउ मेनी फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर इंट्राटेस्टिकुलर स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल बेसिक जनरल क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो पता होना चाहिए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर इरेक्टाई, रेटिटेस्टिस एंड वासा इफ्रेंशिया ऑल आर द पार्ट ऑफ इंट्राटेस्टिकुलर स्ट्रक्चर। एक वर्ड यूज कर रहा हूं, दो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, दोनों वर्ड को सुनना, ढंग से सुनना, ढंग से सुनना इन दोनों वर्ड को। एक मैंने बोला वर्ड टेस्टिस, एक मैंने वर्ड बोला टेस्टिकल। दो वर्ड बोले मैंने, एक क्या बोला मैंने, टेस्टिस, एक मैंने क्या बोला, टेस्टिकल। जब मैं टेस्टिस वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की जा रही है, टेस्टिस की बात की जा रही है, उससे एसोसिएटेड डक्ट की बात नहीं की जा रही है। और जब मैंने बोला टेस्टिकल, टेस्टिकल का मीनिंग क्या है, जो एपिडिडाइमिस का पूरा पार्ट जहां से वास डिफरेंस बाहर की तरफ जा रहा है, वास डिफरेंस बाहर की तरफ जा रहा है, उसके पूरे कंप्लीट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, टेस्टिकल वर्ड यूज किया जाता है। साइंटिफिक टर्म तो ये है, रफली एनसीईआरटी कुछ भी लिखे। एक वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, टेस्टिस, और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, टेस्टिकल। जो टेस्टिकल वर्ड क्या है उसके अंदर क्या इंक्लूड हो जाता है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस तक का अगर आप पार्ट की बात करते हैं वो पूरा कंप्लीट टेस्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, जहां से वो निकल करके एब्डोमिनल कैविटी में जा रहा है। क्लियर है? आपको ये कैटेगराइजेशन इतना डिटेल और इतना डीप मतलब आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। कल को कोई बार होता है ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेस्टिस एंड टेस्टिकल, ये इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, वो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ये तो एक ही चीज है। आंसर अपना मन में तो यही आता है ना कि एक ही चीज है, बट डिफरेंस है इसमें, माइनर डिफरेंस आपको मैंने बता दिया जो है। नेक्स्ट इसके बाद में बेटा इधर देखना,
फंक्शनल मैच्योरिटी भी आती है और स्टोर भी कर सकता है, टेम्परेरी स्टोरेज देखने को मिल सकता है। एपिडाइमिस 6 मीटर लॉन्ग, कैपेट कार्पस कोडा, वास्ट डिफरेंस। एम्पुला रीजन, एम्पुला के अंदर सेमिनल वेसिकल का डक्ट आकर के एज एन इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है किसमें, यूरिथ्रा के अंदर। यूरिथ्रा में प्रोस्टेट यहाँ लगा होगा, काउपर लगा होगा। यूरिथ्रा क्या है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें से कुछ पार्ट क्या होता है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और पेनाइल यूरिथ्रा। ये वास्ट डिफरेंस, ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट्स फ्रॉम टेस्टिस टू द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ अगर ये पूरा पाथवे ढंग से देखो ना, मैंने इन पाथवे के अंदर भी सारे पॉइंट्स जो है फिक्स कर दिए ताकि एटलीस्ट क्वेश्चंस करने बैठो तो आप अगर सिर्फ ये भी पढ़ा है तो भी आपको सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएं। क्लियर? पेपर के अंदर पाथवे ऑफ मेल गैमेट पे क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बोले तो साइड में अगर आप टाइम है अगर आपके पास में तो इस तरीके से रे डायग्राम अगर आप पाथवे का बनाते हो तो बेटर एक ये है कि सामने वाले पे इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ कि इस बंदे ने जो है ढंग से सारी चीज़ें मतलब लिखी हैं, तो फिर उसका माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। इन्विजिलेटर जो होता है ना पेपर के अंदर यही देखता है कि आपकी कॉपी कितनी ढंग से नीट एंड क्लीन है। समझ में? नीट एंड क्लीन का मतलब बिल्कुल साफ नहीं, नीट एंड क्लीन सर हम तो सीधा ही साफ कॉपी पकड़ा के आ जाए। नीट एंड क्लीन का मतलब आपने ढंग से वेल लेबल डायग्राम बनाए हुए हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आपने ढंग से जो भी अपनी बात है उसको सामने रखने के लिए आपने रे डायग्राम्स की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन्विजिलेटर कम समय के अंदर आपकी कॉपी को ढंग से एक तो जांच पाएगा, दूसरा आपने सही इन्फॉर्मेशन लिखी है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वो नहीं होता कि कॉपियां भरने से नंबर मिलता है, यहाँ पे आपको कॉपियां भरने से नंबर मिलने वाले नहीं है। ये वो कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि बैठ करके जनरल यूनिवर्सिटी की बात करूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी नहीं चलता ऐसा। वहाँ पे भी टू द पॉइंट वर्ड चाहिए, वहाँ तो एक एक वर्ड छोड़ो एक एक लेटर के नंबर काट लेते हैं। मुझे पता है ये ना, ये इसके नंबर कटे थे मेरे, ऐसे लिख दिया था। समझ में आई बात? तो इसके नंबर कटे थे, मुझे अभी तक याद है और जीवन भर याद रहेगा अभी ये। पता है ना भाई, गलती है तो है, आप इंडिया का आई कैसे छोटा कर सकते हो? भाई इंडिया इंडिया ही है। इंडिया या भारत? हाँ, इंडिया या भारत? बाकी मतलब मैंने सभी की कॉपीज देखी नहीं है, वो मत भेजना। वो सोचे मुझे पता है ना जो वो कबूतर की टांगे होती है ना, एक अक्षर कहाँ जा रहा है दूसरा अक्षर कहाँ जा रहा है, इस तरीके से। सौरभ हमें तो समझ में आया था, दूसरों को समझ में आए नहीं आए। चलो ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। ये स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस की स्ट्रक्चर को डिफाइन किया हुआ है। अगर एक यहाँ से अगर आप सेक्शन देखेंगे तो सबसे अपर साइड के अंदर दो आपको जो मस्कुलर जो टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं इनको बोलते हैं कार्पस कैवर्नोसम। जो लोअर साइड के अंदर वो क्या है, कार्पस स्पॉन्जियोसम। कार्पस कैवर्नोसम के अंदर डीप डोर्सल आर्टरी अपर साइड के अंदर है, एक है डोर्सल आर्टरी जो सुपरफिशियल होती है उसी के।
सुपरफिशियल होती है, उसी के जस्ट नीचे डीप डोर्सल आपको जो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा सुपरफिशियल डोर्सल वेन, उसी के नीचे डीप डोर्सल वेन जिसके दोनों तरफ क्या होंगी सुपरफिशियल आर्टरी, सुपरफिशियल डोर्सल आर्टरी। और जो कार्पस कैवर्नोसम है उसके अंदर क्या मिलेगा आपको डीप डोर्सल वेन, सॉरी डीप डोर्सल आर्टरीज। क्लियर, दोबारा से सुन लो, सबसे ऊपर वेन, उससे नीचे डीप वेन, दोनों तरफ आर्टरीज और नीचे डीप आर्टरीज। आपको कभी भी ये पूछा नहीं जाएगा, पिछले 15 सालों में अभी तक नहीं आया, आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो तो आपको बता दिया है, ठीक है। और सबसे लोअर साइड के अंदर जहाँ पे यूरिथ्रल मीटस, ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा देखने को मिलता है, या फिर यूनोजेनाइटल ओरिफिस जिसको अपने बोलते हैं, तो वो कहाँ रहता है, किस टिश्यूज के बीच में रहता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और रिमूवल ऑफ द फोरस्किन, फ्रंट पार्ट जो होता है वो स्वेलअप हो जाता है जिसको ग्लांस पेनिस बोला जाता है, मिड पार्ट को बॉडी ऑफ पेनिस, और जो बैक साइड के अंदर होता है उसको रूट ऑफ पेनिस बोला जाता है, ठीक है। जो ग्लांस पेनिस है उसके ऊपर एक थिन फोल्ड प्रेजेंट होता है, सर्जरी के थ्रू अगर इस थिन फोल्ड को हटाया जाए, रिमूवल ऑफ द फोरस्किन बाय द सर्जरी इज नोन एज सर्कमसिजन। इसको क्वेश्चन आपका अगर आता है तो सर्कमसिजन पे पूछा जा सकता है, उसके अलावा नहीं पूछेगा कुछ भी, बहुत रेयरेस्ट चांसेस है। आरपीएमटी में आते थे भर भर के, कार्पस स्पॉन्जियोसम, कार्पस कैवर्नोसम क्या है, कहाँ ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, जनरल क्वेश्चंस आते थे ये। इसके बाद अब आ जाइए, मैंने मेल गैमेट के साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बता रहा हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसके अंदर दो मेजर आपको इवेंट देखने को मिलते हैं, आपको डायरेक्टली यहाँ से बताया गया था, पता हो तो। उसके दो मेजर इवेंट है, एक है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। डेज देखो, 24 डेज फॉर मल्टीप्लिकेशन, 16 डेज फॉर ग्रोथ फेज, 24 डेज फॉर, और 8 टू 12 लिखा हुआ, 8 टू 12 डेज फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। ओवरऑल मैंने आपको बताया था 65 टू 74 का जो है 65 से 75 के बीच में आपको पूरा कंप्लीट डेज ये वेरी करते हुए दिखते हैं। याद है कुछ बताया था यहाँ पे, पर्टिकुलर डेज भी मेंशन कर दिया कि कितने कितने डेज किन किन के अंदर लगेंगे, ये एग्जैक्ट है 24, 16, 24 और 8 टू 12। अब इनमें ऐसा होता है कि आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है एक वर्ड, ढंग से देखें आप, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस वाला जो पैराग्राफ है उसके फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, उसकी 8-9 नंबर लाइन के अंदर एक वर्ड यूज किया पीरियोडिकली। आप देखो एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, पीरियोडिकली लिखा हुआ है, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जहां पे स्टार्ट हो रहा है ना, वो पीरियोडिकली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों? बिकॉज ऑफ, इधर देखो बेटा, 250 कंपार्टमेंट है, 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल आपको देखने को मिल रही है। तो आपको क्या पता किस सेमिनिफेरस टिब्यूल की लाइनिंग से कौन सा स्पर्मेटोगोनियम निकल करके और आगे ये सारी प्रोसेसिंग कर रहा है। तो पीरियोडिकली ये सारी वर्किंग चल रही होती है। इसी वजह से जो 65 टू 74 डेज का जो अपने यहाँ पे ड्यूरेशन बताते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि 64 टू 65 से लेकर 75 डेज ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, यहाँ तक का जो पीरियड है तब तक मेल गैमेट बनेंगे ही नहीं, फिर 65 टू 75 डेज लगेंगे, फिर मेल गैमेट बनेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। कब किस सेल को 65 टू 75 डेज कंप्लीट हो रहे हैं आपको नहीं पता। समझ में आई बात? इस वजह से कॉन्टिन्यूशन के अंदर मेल गैमेट जो होते हैं वो हमेशा बनते रहते हैं। जैसे वही बात हो गई आरबीसी वाली, आज किस आरबीसी को 120 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, पता थोड़ी है। समझ में आया? और सभी को अगर एक साथ ही 120 दिन कंप्लीट हो तो बस फिर तो फिर तो बीच में काफी दिन का गैप आएगा जिसके अंदर इंसान आत्मा बाहर, फिर वापस जो आरबीसी बन जाएगी तो आत्मा आ जाएगी। ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो जो पीरियडिकली वर्ड लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो। समझ में आया होगा कहाँ मेंशन किया है, अंडरलाइन किया आपने, बुक लाए हो, ठीक है, पहले ये पूछना चाहिए था। नेक्स्ट, अब आ जाइए ग्रोथ फेज के अंदर G1S और G2। ठीक है, ग्रोथ फेज के अंदर G1S G2, यहाँ पे कंटेंट क्या हो जाता है डबल, और क्रोमोसोम का नंबर भी क्या हो जाता है सेम रहता है। ध्यान रखना, क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है सेम, ठीक है। मैच्योरेशन फेज, और मैच्योरेशन फेज के अंदर आपको स्पर्मेटोगोनियम वाला पॉइंट तो यहाँ तक देखने को मिला। ये पूरा कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड किस में आता है, मैच्योरेशन फेज का पार्ट है। इसके बाद में जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं, उन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हो, स्पर्मियोजेनेसिस। अब आ जाइए, ये सारे पॉइंट यहीं लिखे हुए हैं।
क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलिया, एक सेल बना, बिगिंस एट प्यूबर्टी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द oogenesis एंड द spermatogenesis? Oogenesis begins at embryonic stage, whereas the spermatogenesis begins at puberty age. मेजर सबसे पहला डिफरेंस यही है. इधर माइटोसिस हुआ, नंबर ऑफ सेल बनी, छोटी सेल, बड़ी सेल, छोटी सेल, स्टेम सेल है, बड़ी वाली सेल फाउंडर सेल आगे जाकर के स्पर्मेटोगोनियम की तरह बिहेव करती है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, आफ्टर दैट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उससे क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड. स्पर्मेटिड से क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ. इसी प्रोसेस को आगे और इलेबोरेट कर करके देखिए आप. स्पर्मेटोगोनियम, माइटोटिक डिफरेंशिएशन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेट आउट इन द ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल और द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. इन द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट sister chromatid are separate out for the separate out when formation of the spermatids are takes place. जब भी spermatid बनते हैं, spermatid से फिर फर्दर किसकी फॉर्मेशन होती है? स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है. एग्जैक्ट वहां पे सेल और यहाँ पे क्रोमोसोम के बिहाफ पे क्रोमोसोम का कंटेंट डबल हुआ, फिर दो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हुए, फिर सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हुए. अब एग्जैक्ट यही जो पूरा है, जो एग्जैक्ट जिसमें स्पर्मेटिड्स की जो मैंने बात की, स्पर्मेटिड्स को फर्दर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस. किसके इन्फ्लुएंस में होता है ये? सर्टोली सेल से रिलीज होने वाले फैक्टर्स की वजह से होता है. और सर्टोली सेल से वो फैक्टर्स रिलीज कौन करवाता है? एफएसएच. कौन रिलीज करवाता है? एफएसएच. और ये मेल गैमेट का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें एक हेड पोर्शन है, नेक पोर्शन है, मिडिल पीस है और क्या है? टेल. टेल के अंदर आपको जो अरेंजमेंट याद रखना है वो 9+2 याद रखना है. वैसे इसके अंदर 2 9+2 या फिर 2 9 9 2 काफ़ी सारी वेरिएशंस होती हैं. अरे भाई माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है ना, 9+2 अरेंजमेंट है, बाहर की तरफ दो एक एक्स्ट्रा के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल और आ गई तो 2 + 9+2 ऐसा एरे हो जाता है, जस्ट यहाँ की इनिशिएशन स्टार्टिंग पॉइंट पे. और एंडिंग जो पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट में एनसीईआरटी ने यहाँ से इसको बाहर निकाला हुआ है. अगर आप ढंग से देखें, एनसीईआरटी ने इसके टेल को ना यहाँ से बाहर निकाला हुआ है, दिख रहा है आपको? अरे भाई, जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, निकाला हुआ ना ऐसे टेल. अगर आप इसमें इतने इतने हिस्से के अंदर अरेंजमेंट अलग और इसका नाम अलग. फ्यूचर में कभी और डिटेल पढ़ोगे ना आप कभी, तो इनमें वेरिएशन है. अब आ जाइए एक्रोसोम. एक्रोसोम के बाद में सेकंड नंबर पे क्या है? न्यूक्लियस और प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. मिडिल पीस के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट, जिसको एक कॉमन कवरिंग कवर करके रखती है, और एक कॉमन जो कवरिंग इनको इकट्ठा रखती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपने? निबेनकन. इन माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट है, इनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? कहीं लिखा होगा, ये रहा, निबेनकन. ठीक है. और टेल, जो टेल आपको देखने को मिल रही है, उसमें ये माइक्रो जो टेल है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट की वजह से फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है, और ये फ्लैजिलर मूवमेंट की वजह से इसके अंदर मोटिलिटी होती है. क्लियर? नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं, जिनके अंदर अपने आईयूडीज की अपने बात करते हैं, और आईयूडीज में भी कॉपर रिलीजिंग वाली जो होती है, वो इसकी मोटिलिटी को क्या करती है? सप्रेस करती है. क्लियर? फिर इसके बाद आ जाइए बेटा, दोबारा से यही डायग्राम बनाया हुआ, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने के लिए कि एक्रोसोम जो होता है, उस एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हायालुरोनिडेज और एक्रोसिन. ये आपने मतलब मैंने तो आपको सिंपल एक्रोसोम के अंदर जो एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स मिलते हैं, ये लिखवा करके छोड़ा था. स्पेसिफिक अगर आप जाना चाहो, कभी भी इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं है, ना पूछेगा, पर आपकी समझ के लिए हायालुरोनिडेज और एक्रोसिन. एक्रोसिन का दूसरा नाम और है, इसका नाम होता है जोनालाइसिन. एक नाम और है इसका, इसको क्या बोलते हैं? जोनालाइसिन. अब समझ में आता है. हायालुरोनिडेज एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कोरोना रेडिटा, बिकॉज ऑफ उसकी एक्सोसेलुलर मैट्रिक्स में क्या मिलता है? हायालुरोनिक एसिड. और जो जोना पेल्यूसिड है वो प्रोटीनेशियस लेयर है, उसके लिए क्या आएगा? एक्रोसिन, जिसको जोना लाइसिन बोला जाता है. क्लियर है? बाकी सभी चीजें सेम ही हैं, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है. अब आ जाइए मेल गैमेट के अंदर जो सिंगल एजैकुलेशन के अंदर यहाँ पे फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ द मेल गैमेट मस्ट हैव द नॉर्मल शेप एंड साइज. नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए. अगर नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं है, नॉर्मल शेप एंड साइज नहीं है, तो फर्टिलिटी नहीं आएगी. होता क्या है, एक लिखा है यहाँ पे, लिखा है नेक्रोस्पर्मिया. नॉर्मल शेप एंड साइज सुनिए, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिखी हुई वो टर्म्स, दो टर्म्स और भी होती हैं, नहीं लिखी हुई है यहाँ पे. एक लिखा हुआ है एजोस्पर्मिया, सीमन के अंदर मेल गैमेट्स हो ही ना. ओलिगोस्पर्मिया लेस देन
20% जो 20 मिलियन पर ml अगर रहता है तो उसके लिए स्पर्म काउंट रहता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो? ओलिगोस्पर्मिया। ये दोनों टर्म्स किसके बिहाफ पे बताई हुई हैं? 200 to 300 मिलियंस ऑफ मेल गैमेट इन पर इजैकुलेशन और 2 to 3 ml। ठीक है, उसके बिहाफ पे अगर ये ऐसा नहीं होगा तो एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया देखने को मिलेगा इसके बिहाफ पे। पहला पॉइंट क्लियर है। अब एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिलीज हो रहा है उसमें 60% नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और उसका 40% में क्या होना चाहिए? रिग्रेस जो है मोटिलिटी होनी चाहिए। अरे भाई, जो रिलीज हो रहा है उसका, हाँ ये लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट 40% ऑफ देम, किसका? नॉर्मल शेप एंड साइज वालों का 40%, उसका 40% में रिग्रेस मोटिलिटी होनी चाहिए। बट सुनिए, अगर मोटाइल हो ही ना, नेक्रोस्पर्मिया। क्या बोलेंगे? पर जो दो टर्म वहां दी हुई है, मैंने आपको इसका कोई डिजीज कंडीशन वाला वर्ड मैंने नहीं बताया। दिख रहा है आपको कि 60% बोला, 60% बोला, अगर 60% से कम है नॉर्मल शेप एंड साइज के अंदर तो उसको बोलते हैं टेरेटोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? टेरेटोजेंस। टेरेटोजेंस मतलब डेवलपमेंट। टेरेटो वर्ड किसके लिए? शेप एंड साइज को रेगुलेट करता है। और मोटिलिटी के अंदर अगर मोटाइल नहीं है तो नेक्रो बोलते हो। कुछ एक मोटाइल हो, कम शेप एंड साइज के हो, टेरेटो। कम मोटाइल हो, एस्थेनोस्पर्मिया। क्या वर्ड यूज किया जाता है? एस्थेनो। काफी सारे मतलब साइंटिफिक टर्म्स हैं, ये इन टर्म्स के अंदर आपको फंसना नहीं है। जितनी बताई हैं जो सामने लिखी हैं वो आपको समझनी है, उतनी ही याद रखनी है। वरना तो आप एक एक वर्ड पे अपने खेल सकते हैं इसके अंदर की मोटाइल हैं, कुछ मोटाइल हैं, कुछ मोटाइल नहीं है। तो हर एक के लिए एक डिफरेंट टर्म जो है दिया गया है। तो उतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, जितना बताया जा रहा है एक बार के लिए आपके दिमाग में आ गया होगा दोनों वर्ड कि 60% है, 60% से थोड़े बहुत कम हुए, टेरेटो वर्ड यूज कर देते हैं। 40% है, 40% से थोड़े बहुत कम हुए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं है तो नेक्रो। थोड़ा बहुत कम हुआ तो क्या? एस्थेनो। क्या वर्ड यूज करते हैं? एस्थेनो वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ये जनरल पॉइंट, स्पर्मिएशन क्या होता है, इजैकुलेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया एंड नेक्रोस्पर्मिया। क्लियर है ये? ओके, अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट, फर्टिलाइजेबिलिटी वाला पॉइंट आपको बताया। ये सभी सारी टर्म्स आपको क्लियर हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? बहुत ढंग से डिटेल में करवाया है भाई, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एसएससी डक्ट एंड ग्लैंड्स आती हैं। एसएससी डक्ट के अंदर क्या क्या आएगा? एसएससी डक्ट के अंदर ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, सेकंड नंबर पे यूट्रस और थर्ड नंबर पे वेजाइना। ये तीनों आपको एसएससी डक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। और एसएससी ग्लैंड के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज रिप्रेजेंटेड बाय वल्वा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए, एनसीईआरटी का डायग्राम याद रखने का सीक्वेंस मैंने बताया था कि बैक साइड से आप इनके सारी स्ट्रक्चर्स के नेम याद रखें। और प्यूबिक सिम्फाइसिस जरूर याद रखना, क्योंकि वो क्या है, जब लेबलिंग में पूछेगा तो उस समय आइडिया नहीं लगता कि प्यूबिक सिम्फाइसिस किसको रिमार्क किया हुआ है। वो रिमार्क किया हुआ है ना, दिख रहा है आपको? ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट यूट्रस का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। यूट्रस, इनमें इसमें तीनों चीजें हैं, यूट्रस, वेजाइना एंड ओविडक्ट। जो एसेसरी डक्ट है उसके बिहाफ पे ये स्ट्रक्चर जो है बनाया हुआ है। वन बाय वन इन सभी को देखते हैं। सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ द ओवरी। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ओवरी। ओवरी का अटैचमेंट इधर देखना, इधर क्लास क्लास क्लास। ओवरी का अटैचमेंट, ये ओवरी, ओवरी का वॉल जो बॉडी वॉल है उससे अटैचमेंट। और ओवरी खुद ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू यूट्रस से अटैचमेंट शो करती है। ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू तो किससे अटैच होगी? यूट्रस से। और बॉडी वॉल से जो अटैच होगी, मीजो ओवेरियन टिश्यू, जिसके लिए वर्ड अपने यूज करते हैं, यही लिखा हुआ है। जो अटैचमेंट यहाँ से होगी वो ओवेरियन वाला होगा। बैक साइड के अंदर जो अटैचमेंट बॉडी वॉल से अटैचमेंट होगी उसको मीजो ओवेरियन टिश्यू बोलते हैं, जिसको अपने बोलते हैं मिजोरकियम, मीजो ओवेरियन। कल याद याद है वही। ठीक है। और अब बाकी तो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि यूट्रस, ओविडक्ट, ओविडक्ट का जो फ्रंट पार्ट, ओविडक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? इनफंडीबुलम से। इनफंडीबुलम से एम्पुला, एम्पुला से इस्मस, ऐसे रहता है ना। इसके तीन पार्ट आपको इसके देखने को मिलते हैं। तीन ही पार्ट यूट्रस के होते हैं, एक होता है फंडस, दूसरा कैसा होता है? बॉडी, और थर्ड क्या होता है? सर्विक्स रीजन। ठीक है। और वेजाइनल पैसेज के अंदर एक ही पार्ट है, मतलब सिंगल डिफाइन करते हैं। इन तीनों के अंदर तीन तीन पार्ट हैं, मतलब दोनों में। बाकी रिमेनिंग में कितने पार्ट्स हैं? थ्री पार्ट्स अपने डिफाइन करते हैं। वन बाय वन बात करेंगे अभी। इधर देखिए, जो ओवरी की जो स्ट्रक्चर है उसमें एक पॉइंट बहुत ढंग का ऐड किया है। सभी का फोकस इधर। नोट नहीं करना था ना आप लोगों को? अब बोल रहे थे मुझे नहीं करना, समझना ही है। इधर देखो, ढंग से समझ लो।
शांत है। ओवरी 1 पेयर, यूट्रस से अटैचमेंट, ओवेरियन लिगामेंट, बॉडी वॉल से अटैचमेंट सिलोम कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है स्पेसिफिकली, और साइज क्या है 2 to 4 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 1.5 to 2 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। ये ओवरी की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, अटैचमेंट शो किया हुआ है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अब आप मान लीजिए मैंने एक ये जनरल ओवरी बनाया, ओवरी के 2 पार्ट बनाए, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है पार्टीशन अलग से कि इतना हिस्सा ये है। जो बाहर वाला पार्ट जो आपको देखने को मिले उसको बोलते हैं रेटिकुलर टिश्यू। इनर वाला जो पार्ट है वो क्या है, एरियोलर। एरियोलर, एरियोलर जिसमें दोनों एरियोलर के अंदर आपको पता है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स आ सकती हैं, मास सेल्स हैं। एरियोलर टिश्यू जानते हो, ठीक है। रेटिकुलर टिश्यू के अंदर इम्यून सेल्स भी होती हैं। रेटिकुलर टिश्यू फैगोसिटिक एक्शन शो करता है ना, हैं दोनों कनेक्टेड टिश्यू। पूरे को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। पूरे पार्ट के लिए क्या वर्क करते हैं, स्ट्रोमा। बाहर वाला हिस्सा क्या है, कोर्टेक्स। इनर वाला पार्ट क्या है, मेडुला। जो स्ट्रोमा के अंदर सबसे बाहर का रीजन कोर्टेक्स, मेडुला, और मेडुला का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसके एरियोलर वाले पार्ट में दिख रहा है। मेडुला का इन्वॉल्वमेंट किसमें है, एरियोलर वाले पार्ट में। कोर्टेक्स रीजन के अंदर आपको फॉलिकल्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आउटर जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी के बारे में जनरल पॉइंट आपको बताया। अब आ जाइए, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलिया की बात कर रहे थे। मियोसाइट इसको बोलेंगे, ऊगोनियम। G1 SG2 जब हो जाएगा तो ये सेल 20 पिकोग्राम। ऊगोनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से प्रोफेज पर लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन में आकर के अरेस्ट हुआ। प्राइमोर्डियल से क्या बने, प्राइमरी फॉलिकल। एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब एट द टाइम ऑफ इन एम्ब्रियोनिक स्टेज 1 मिलियन, कपल ऑफ मिलियन ऑफ द मेल गैमेट, a couple of million of oogonium cell are present in the ovary of female fetus. In each ovary of female fetus, in each fetal ovary, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं ना, इन ईच फिटल ओवरी। एनसीईआरटी ने फिटल ओवरी वर्ड यूज किया है, जाकर के देखो oogenesis के अंदर 3rd 4th नंबर लाइन पे लिखा हुआ है, ठीक है। अ मिलियन ऑफ कपल ऑफ oogoनियम सेल आर प्रेजेंट, समझ में आई बात, इन ईच फिटल ओवरी, ठीक है। उसके बाद जब ये डेवलप होंगे तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, 60 to 80,000 एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी रह जाते हैं इन ईच ओवरी। दोनों जगह ईच वर्ड है, मतलब ध्यान रखना वो 60 to 80,000 जो वर्ड यूज किया हुआ है ना, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट और बस, क्लास इधर बना। डिप्लोटिन स्टेज के अंदर जाके क्या हो चुका है, अरेस्ट, याद है। डिप्लोटिन स्टेज के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ पूछेगा, प्रोफेज फर्स्ट डिप्लोटिन स्टेज के अंदर होता है। और जब ओव्यूलेशन होता है तो उसको आप क्या वर्ड यूज करते हो, ओवम और सेकेंडरी oocyte। एग नहीं है ये क्या है, ओवम और सेकेंडरी oocyte। मेम्ब्रेन आप लगा दोगे क्या बन जाएगा, मतलब प्रॉपर इसको क्या डिफाइन करेंगे, अपने एग। मेम्ब्रेन कौन सी, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिटा, पूरा कंप्लीट इकट्ठा किसको डिफाइन करता है, ये एग को डिफाइन करता है। बिफोर सॉरी विदाउट एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन आपके सिलेबस में है नहीं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन, खूब सारी एग मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के अंदर यूथेरियन ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो जोना पेलुसिड है, जो एग के जस्ट बाहर होगी, ए सेलुलर लेयर है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, उसके जस्ट बाहर कोरोना रेडिएटा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, वो खुद लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, उसके बारे में, उसके लिए वर्ड लिख के देगा, ऊलेमा, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, ये वर्ड यूज करेगा। या फिर वर्ड यूज करेगा विटिलाइन मेम्ब्रेन। क्या वर्ड यूज करेगा, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। मैंने रिमार्केशन करवाया था, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। वेटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर जो मिलती है पेरी वेटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरी वेटेलाइन के बीच में स्पेस मिलता है जिसको वेटेलाइन स्पेस बोलते हैं। याद है कुछ, ठीक है। 2-4 दोस्तों के नाम मत लिख देना इसके अंदर कि हाँ वो भी प्रेजेंट है। अटेंडेंस रीचेक होती है आप सभी की, पता चला किसी ने 2 चॉकलेट दे दी, ठीक है, इसकी भी अटेंडेंस, और मुस्कुराइए आप, सीसीटीवी में है इधर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, क्लास, इधर देखो बेटा, क्लास क्लास समझो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, थोड़ा सा डीप पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। डीप पॉइंट क्या है, हमें पता है, नहीं पता है तो अब सीख लो, क्योंकि जैसे बोलूंगा पता है बोलेंगे हमें तो करवाया ही नहीं है। कोलेस्टेरोल क्या है, ये जो कोलेस्टेरोल होता है, कोलेस्टेरोल फर्दर प्रेगनेनोलोन, सुन लीजिए, प्रेगनेनोलोन, प्रोजेस्टेरोन,
किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन के बाद में आगे जाकर के टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल, एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल में कन्वर्ट होता है। क्या क्या बोले मैंने? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्या क्या बोले मैंने? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कोलेस्टेरोल एक जनरल आपको पता है कि लिपिड है, डिराइव्ड लिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल फोस्फोलिपिड नहीं है। कोलेस्टेरोल से अपने एक जो फर्स्ट मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है प्रेगनैनोलोन। क्या बनता है? प्रेगनैनोलोन। प्रेगनैनोलोन से फिर बनता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बना दिया प्रोजेस्टेरोन। क्या बना दिया? प्रोजेस्टेरोन। भाई मेरा मेरा मोटो तो सिर्फ वही कंपोनेंट लिखने से ना जो आपको पता है। प्रोजेस्टेरोन के बाद में आप इससे सारी चीजें, इससे आप एस्ट्रोजन भी बना सकते हैं, एस्ट्राडायोल भी बना सकते हैं, इससे आप टेस्टोस्टेरोन भी बना सकते हैं, इससे आप एल्डोस्टेरोन भी बना सकते हैं, इससे आप कोर्टिसोल भी बना सकते हैं। समझ में आई बात? अब मुझे ये बताओ, मुझे बनाना है एस्ट्रोजन, तो क्या बिना प्रोजेस्टेरोन के एस्ट्रोजन बन जाएगा? क्या पॉसिबिलिटी है? उस सिग्नलिंग में बनेगा ही पहले प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब क्या हुआ, स्टार्टिंग फेज में आया एलएच और एफएसएच दोनों आए फॉलिकुलर सेल के पास में, और आपको पता है इनिशियल स्टेज कैसी रहती है? फॉलिकुलर फेज। एफएसएच क्या रहता है? ज्यादा। ये दोनों ही एक तरह की सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, भाई ये बनो सब कुछ, इस सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। या फॉलिकुलर सेल से जो रिलीज होगा वो रिलीज क्या होता है स्टार्टिंग के अंदर? एस्ट्रोजन, बिकॉज एफएसएच मोर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, और इस पॉइंट के लिए मैंने आपको ये रिप्रेजेंट भी किया था बेटा जी। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ओव्यूलेशन एंड कॉर्पस लुटियम। स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे कौन वर्क कर रहा है? एफएसएच। बाद वाले फ्लोर पे कौन वर्क कर रहा है? एलएच। मिड वाले दोनों पे एलएच और एफएसएच। एफएसएच 90%, 10% एलएच। एफएसएच 90%, तो इस समय क्या एलिवेटेड रहेगा? ईस्ट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या रहता है? ज्यादा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बाद वाले जो आपका मैच्योर फॉलिकल है, ओव्यूलेशन के बाद बचा हुआ जो मतलब कॉर्पस लुटियम है, उस पे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उन पे एलएच वर्क करता है। तो किसका एलिवेशन होगा? प्रोजेस्टेरोन का। एलएच जो होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों को फेवर करता है, बट ज्यादा फेवर किसको करता है? प्रोजेस्टेरोन। और एफएसएस तो करता ही फेवर किसको है? ईस्ट्रोजन को। याद है ये जो बताया था क्लास? और इसी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको ये रिप्रेजेंट भी किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जब एफएसएच एलएच रिलीज होता है तो चार दिख रहे हैं आपको, इन चारों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एलएच जब रिलीज हो रहा है तो दो ये और बचे हुए दो वो, ये 6 इवेंट मैंने लिखे थे। सेम यहाँ को मैंने ये जो यूट्रस के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर जब ये फॉलिकुलर सेल चल रही होगी तो उस समय ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, तो यूट्रस के अंदर फॉलिकुलर फेज और एस्ट्रोजेनिक फेज होगी। याद है? और ओव्यूलेशन के बाद में प्रोजेस्टेरोनिक फेज होगी, और ओव्यूलेशन से पहले जो होगी वो प्री ओव्यूलेटरी, पोस्ट ओव्यूलेटरी, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। बाद में जो फेज होगी वो ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज, एस्ट्रोजेनिक फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या प्री मेंसेस फेज। क्लियर? ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, और इसको याद रखने के लिए ऐसा भी कुछ बनाया गया था, याद है? ये लेबलिंग, ये ओव्यूलेशन से पहले प्री ओव्यूलेटरी, फॉलिकुलर, यहाँ देखो फॉलिकुलर बोलोगे, यहाँ की सेल्स बन रही है तो इसको प्रोलिफरेटिव बोल दोगे। इधर पोस्ट ओव्यूलेटरी सिक्रेटरी नेचर, क्योंकि ये हार्मोन्स को, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करिए, लुटियल फेज, कॉर्पस लुटियम का बनना। और वो जो लाइन दिख रही है वो लाइन, उस लाइन से एक पॉइंट बताना चाहूँगा बेटा, सुनो सुनो, उससे ना आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद थोड़ा सा और स्पीड अप कर दूंगा चीज़ों को, क्योंकि इसके बाद चीज़ें याद रखने वाली, समझने वाले पॉइंट यही थे। बता दूं या फिर रहने दूं? हाँ गुड, बताना ही है। आपको क्या लग रहा है आपके ना करने से मैं छोड़ दूंगा? एक रफ बनाया ना इसको, रफ बनाया तो आप समझ पा रहे हो क्या बनाया है बेटा? ये लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएच। अपर साइड में क्या है? ये क्या है? एफएसएच। लोअर साइड में क्या है? एलएच। और अपने बोलते हैं कि एफएसएच की जो लेवल है वो बढ़ता है फॉलिकुलर फेज में, बढ़ करके फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, फिर बाद में धीरे धीरे किसका लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है? एलएच। नहीं, एफएस जो मैं लाइंस बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, और एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में लिखी है और हम परेशान होते हैं। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ड्यूरिंग द मेस्ट्रुएशन फेज एंड द ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, एफएसएच एंड
secretion of the FSH and LH both are elevated, both are elevated. क्यों? क्योंकि इससे पहले जो FSH देखने को मिल रहा था वो यहाँ था, इससे पहले जो LH देखने को मिल रहा था वो कहाँ था? यहाँ था। समझ में आई बात? अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या हुए? दोनों के दोनों इंक्रीज हुए। ज्यादा कौन इंक्रीज हुआ? FSH। कम कौन इंक्रीज हुआ? दोनों ही इंक्रीज हुए। एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इंपॉर्टेंट लाइन, at the mid of the menstruation cycle or at the time of ovulation, both hormones are there at their peak level, but LH is with as compared to the FSH अपनी higher level पे होता है, जिसकी वजह से LH सर्च होता है। आप ये नहीं बोलोगे FSH कम है और LH ज्यादा है, ये कब बोल रहे हो? ये आप उस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो। ओवरऑल कोई बात करोगे तो बोथ हार्मोन्स एज कंपेरेटिवली जो प्रीवियस स्टेज है उसकी स्टेज में दोनों ही हार्मोन एलिवेट हुए। एलिवेट होने के बाद में अब इन दोनों का आप आपस में चेंजेस बता रहे हो। तो ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी ने लैंग्वेज लिखी है, जो लैंग्वेज लिखी है वो इसको स्टैंडर्ड मानते हुए बोथ हार्मोन्स आर देयर इन द इनिशियल स्टेज, एफएसएच इज एफएसएच लेवल इज ग्रेटर देन द एलएच लेवल, और जो एट द मिड ऑफ द साइकिल बोथ हार्मोन्स अटेन्स देयर पीक। समझ में आई बात? वो किसके रिस्पेक्ट में? वो इसके रिस्पेक्ट में कि दोनों ही बढ़ रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में है, ध्यान रखना। तब जाकर के आपको एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं, वर्डिंग है जो है वो समझ में आएंगी। अब पढ़ना आप उन वर्डिंग को, अब आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कई बार होता है ना कि दोनों ही बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या बताएं, क्या आंसर बताएं। समझ में आया क्या? या फिर मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ? मन में तो बोल रहे होंगे हाँ ऐसे ही चिल्ला रहे हो, है ना? हाँ या ना? जिन जिनकी स्माइल आ रही ना उन्होंने यही सोचा है, पक्का है। हाँ सही नहीं क्या? अरे भाई इधर इधर, बस बताने की जरूरत नहीं है। अरेस्टेड प्राइमरी फॉलिकल सिंगल लेयर, सेकेंडरी फॉलिकल मल्टीपल ग्रेनुलोसा लेयर एंड थीका लेयर, टर्शियरी फॉलिकल थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, एंट्रम, और मिड के अंदर आपको प्राइमरी oocyte। चलो ठीक है, ये बताया था। इसके बाद क्या बताया था? वो दिख रहा है आपको? टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte, टर्शियरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, क्यूमुलस लेयर, कोरोना रेडिटा और प्राइमरी oocyte वाला। जब इसमें डिवीजन हो जाएगा तो क्या होगा? सेकेंडरी oocyte, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, क्यूमुलस लेयर, कोरोना रेडिटा और सेकेंडरी oocyte अलोंग विद पोलर बॉडी। पोलर बॉडी डिजेनरेट होगा नहीं होगा डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है तो डिजेनरेट नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं है तो डिजेनरेट होकर के काम आ जाएगा। क्लियर? उधर वो क्या लिखा हुआ है? सेकेंडरी oocyte, टर्शियरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी oocyte, टर्शियरी फॉलिकल अब किसमें कन्वर्ट होगा? मैच्योर फॉलिकल, जिसको ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, फॉर्मेशन ऑफ द जोना पेलुसिडा। oocyte खुद सिक्रीट करता है उसको, जोना पेलुसिडा को। पहले जो बाहर की लेयर है वो तो फॉलिकुलर सेल्स हैं, और जिसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन आर सिक्रेटेड बाय द oocyte, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय द oocyte इटसेल्फ, जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो इसके बाहर की तरफ होती है ना, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बाहर की तरफ, कोरोना रेडिएटा, वो फॉलिकुलर सेल होती है। इसमें 3 जैप 1 जैप 2 जैप 3 बताए थे। ए सेलुलर है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड, मेटाफेज सेकंड के अंदर रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद में ब्रस्ट हुआ, रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद में रिलीज हुआ, बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या होगा? कॉर्पस लुटियम। कब फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लुटियम रिलीज करेगा, टेम्परेरी एंडोक्राइनल टिश्यू की तरह बिहेव करेगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? कॉर्पस एल्बिगेंस। वही पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। फर्टिलाइजेशन होगा उसके लिए, जैसे ये रिलीज होता है, रिलीज होता ही ओस्टियम के थ्रू फिम्बरी के इनफंडीबुलम से एम्पुला रीजन तक पहुंचा। एट द सेम टाइम मेल गैमेट अगर पहुंच जाता है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डीजनरेशन हो जाएगा। क्लियर? ये तो हाथ से एक एक बना करके आपकी क्लास के अंदर आपको नोट करवाए गए थे, मतलब बताए गए थे। इधर अब वापस आगे क्या आगे, सॉरी, ये तो बता दिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनार के फर्स्ट मीनोपोज, लास्ट परमानेंटली जब स्टॉप हो जाते हैं, और प्राइमेट्स जो होते हैं जिनमें अंगूठा होता है वो क्या होते हैं? प्राइमेट। जिनमें अंगूठा नहीं है वो क्या है? नॉन प्राइमेट। गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, जो मोर एप लाइक, मोर एप लाइक, रामापिथिकस तो राम जैसा था, शिवापिथिकस रामापिथिकस। समझ में आई बात? और मोर एप लाइक ड्रायोपिथिकस, डरावना,
याद रखने का तरीका, ड्रायोपिथिकस ए बंदर थोड़ा सा मतलब ए जो डरावना सा होगा ना, और जो रामापिथिकस मतलब एडवांस्ड, और ड्रायोपिथिकस मतलब लेस एडवांस। अरे याद रखने का तरीका है, प्रोकॉन्सोल, प्रोपेलोपिथिकस, फिर ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस और शिवापिथिकस। उसके बाद में होमो होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद में होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के अंदर तीन, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस हेडिलबर्ग, होमो इरेक्टस पेकियंसिस और होमो इरेक्टस इरेक्टस जो सबसे एडवांस है। और होमो इरेक्टस के बाद में होमो सेपियंस, होमो सेपियंस में भी तीन, होमो सेपियंस निएंडरथैलियंसिस, एट द सेम टाइम डेनिसोवन भी है। और होमो डेनिसोवन नहीं है आपके सिलेबस में। होमो सेपियंस निएंडरथैलियंसिस के बाद में होमो सेपियंस फॉसिलिस और होमो सेपियंस सेपियंस, आज के मानव। इधर आ जाओ बस। इसके बाद में समझिए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वही कि एम्पुलर रीजन के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अब क्या होगा, इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन होगा और नहीं होगा, अगर हुआ तो फिर फर्दर जाकर के जो कॉर्पस लुटियम वो ऑन सेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। अब इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन मियोसिस सेकंड के बाद में जैसे ही मेल गैमेट एंट्री लेता है, एंट्री लेते ही पहले ही अपना सेकेंडरी मियोसिस कंप्लीट करेगा, फिर दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होकर के एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। कुछ एक जनरल वर्ड्स बोल रहा हूँ समझिए। अकेला सेकेंडरी oocyte एंड ओवम अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रिडिटा एग है। इस एग वर्ड किसके लिए यूज करते हो, oocyte प्लस आउटर लेयर्स, उसके लिए अपने एग, जिसमें एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन वर्ड जब यूज किया जाता है ना, तो वो एग मेम्ब्रेन वर्ड उस oocyte की मेम्ब्रेन के लिए नहीं कर रहा हूं मैं। oocyte के लिए तो बोलोगे एग मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, प्लाज्मा लेमा ऑफ oocyte, या फिर वेटेलाइन मेम्ब्रेन आप वर्ड यूज करोगे, ये वर्ड आप लिखोगे प्रॉपर। और उसके बाहर जो उसकी सपोर्टिंग जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसे बोलते हैं ना एम्ब्रियोनिक लेयर, वैसे इसकी भी सपोर्टिंग आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रिडिटा। और एक थर्ड लेयर और भी होती है जो ह्यूमन बींग्स में नहीं है, जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में क्लीडोइक एग शेल, कैलकेरियस शेल जो बनता है। प्राइमरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, टर्शियरी मेम्ब्रेन, तीन मेम्ब्रेन होती है। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें तो सिर्फ दो ही मिलती हैं, क्योंकि उनके सेल जो होते हैं, वो जो एग होते हैं वो नॉन क्लीडोइक एग होते हैं, ठीक है, शेल होता नहीं है। शेल, कैलकेरियस या एल्बुमिन का कोट, ये टर्शरी लेयर ह्यूमन बींग के एग पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तीन लेयर होती है वैसे जिनको एग मेम्ब्रेन बोलते हैं ना। इधर आ जाओ। फिर इसके बाद में ये एग का स्ट्रक्चर बताया था, दोनों लेयर स्ट्रक्चर। फर्टिलाइजेशन होगा, एक बताया था फास्ट ब्लॉक, एक बताया था स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज करता है, और स्लो ब्लॉक जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जाकर के किनारे पे जाएंगे और जोना पेलुसिडा के जहां मेल गैमेट अटैच हो वहां को उसको डिग्रेड कर देंगे ताकि वो बाहर की तरफ निकल जाए और जोना पेलुसिडा परसिस्ट रहे टिल इम्प्लांटेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट, जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल्स, 8 सेल, 8 to 16 सेल स्टेज क्या है, मोरूला। मोरूला से किसकी फॉर्मेशन होती है, ब्लास्टुला। 64 सेल स्टेज में उसमें कैविटी बनती है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस। और ब्लास्टोसिस जाकर के क्या होता है, इम्प्लांट। ये ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस जब बनेगा, ये जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगी, डिग्रेड। डिग्रेड होने के बाद में इसके जो ट्रोफोडर्म है, ट्रोफेकोडर्म जिसको बोलते हैं, इधर साइटोट्रोफो सॉरी इधर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, और बाहर की तरफ क्या होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट आपको देखने को मिलती है। यहाँ से प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रोजेक्शन जो मैंने आपको बताए थे, ये प्रोजेक्शन निकल करके कोरियोनिक विल्लाई की फॉर्मेशन करते हैं, याद है। यूटेराइन वॉल और जो एम्ब्रियोनल टिश्यू दोनों आपस में इंटरडिजिटेड होकर के प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है। अटैचमेंट फंडस रीजन के अंदर बताया हुआ है। फिर इसके बाद में गैस्ट्रुलेशन में इनर सेलुलर मास जो होगा वो एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म फॉर्मेशन होगा, और हाइपोब्लास्ट एमनियन उसकी आउटर लेयर को बनाता है। ये आपके सिलेबस में आगे का पार्ट नहीं दिया हुआ, इतना बताया हुआ इनर सेलुलर मास ये तीनों लेयर बनाएगा, बीच के ये वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। फिर इसके बाद में आ जाइए हाइलुरोनिक एसिड, वही कहानी कि डिजोल्व कर करके एंट्री लिया, और उसी के बाद में तो अभी आप बता रहे हो कि ये सारे पॉइंट कब बता रहे हो आप, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, गैस्ट्रुलेशन लेयर बन चुकी है। ये दोबारा कॉपी हो गया लगता है मुझे ना। इसके बाद आ जाइए प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या है, मैटरनल टिश्यू, मैटरनल टिश्यू और
जो फीटस टिश्यू दोनों अटैच होकर के एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं, जो दोनों के बीच में अटैचमेंट भी शो करता है। अटैचमेंट प्रॉपर जो रहती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से रहती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मदर। प्लासेंटा एक्ट एज एन द एंडोक्राइनल टिश्यू की तरह ये बिहेव कर रहा है। एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये सभी हार्मोन्स रिलीज करता है। जेस्टेशन पीरियड 280 डेज का रहता है। हार्मोन एलिवेटेड एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन। कोर्टिसोल इज स्पेसिफिक फॉर द फीटल ग्रोथ। फीटल ग्रोथ सपोर्ट इट इज एक तरीके से प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, जिसमें मदर की जो इंटरनल फिजियोलॉजी वो चेंज हुई है, टिश्यू एक एक्स्ट्रा डेवलप हो रहे हैं ना। उधर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की जनरल ये सबसे बाहर की तरफ कोरियोनिक विलाई आपको देखने को मिलता है, पूरा कंप्लीट प्लासेंटा को डिफाइन कर रहा है। एक फंक्शनल जो अटैचमेंट है वो क्या होती है, एम्बिलिकल कॉर्ड। इसका एक डायग्राम और बना करके आप लोगों को बताया गया था, याद है। इसमें हर एक लेयर की जो फॉर्मेशन कहाँ से होती है वो आपको पता होना चाहिए। एलेंटोइस की बात करता हूँ तो एंडोमीजोडर्मल ओरिजिन, योक्सैक की बात की जाए तो एंडोमीजोडर्मल ओरिजिन, एलेंटोइस और योक्सैक। वहीं अगर बात की जाए कोरियोन, कोरियोन आपको कहाँ कैसा देखने को मिलता है, आउटर साइड के अंदर ट्रोफोब्लास्ट, इनर साइड के अंदर मीजोडर्म। और जो आपको एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन देखने को मिलता है वो किसका होता है, एमनियोन का। एक बार एमनियोन पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, एक्टोमीजोडर्मल आउट ऑफ एनसीईआरटी था ये, मतलब एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट मेंशन नहीं था, वो वाला पॉइंट पूछा हुआ है। फिर उसके बाद आ जाइए बेटा, फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिलीज करवाता है। प्लासेंटा इज कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रियो, कनेक्टेड विद द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो। जनरल पॉइंट है, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, 2 हाथ 2 पैर, याद है। और 6 मंथ 6 सेंस, याद है। सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे डेवलप होते हैं, आई लैशेज, आई लिड वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड मंथ जो 12 वीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड एंड द लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड इन 5th मंथ। 6th मंथ की एंडिंग पे बॉडी इज कवर्ड बाय विद द फाइन हेयर, आई लिड्स जो होती हैं वो सेपरेट आउट हो जाती है और आई लैशेज जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, अच्छे से बन जाते हैं। 9 मंथ फीटस इज फुल्ली डेवलप एंड द रेडी फॉर डिलीवरी। एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर पता होना चाहिए। वैसे रेयरेस्ट चांसेस है क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए, इस साल आ चुका है। और जिसने मतलब 3 मई सुबह सुबह देखा था सेशन, इस पे स्टार लगाया गया था कि पूछेगा ही पूछेगा। 2 बजे क्वेश्चन था ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस पे पूछा हुआ क्वेश्चन आपके इस साल का क्वेश्चन है ये नीट एग्जाम का। ये वापस से वही घूम फिर करके, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। पार्चुरेशन प्रोसेस प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, बट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी प्लेसेंटा क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, कम। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इनिबिट करके रखता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनिबिट करके रखता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन है, प्रेगनेंसी को बनाए रखेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करके रखता है। बट एट द एंड ऑफ द जेस्टेशन पीरियड प्लेसेंटा रिलीज कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, कम। अब कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कोर्टिकोट्रोपिक है, ये सारे वर्क किसी में करते हैं, कोर्टिसोल वगैरह उन पे जाके काम करते हैं। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के लिए एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करवाएगा, और ये जाकर के वर्क किस पे करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। एट द एंड सीआरएच का काम कहाँ पे आया, कोर्टिसोल पे, जो कोर्टिकोइड्स हैं उन पे। कोर्टिसोल रिलीज होता है, एंड्रोजन रिलीज होते हैं। ये वही है, ये वही है, ये वही है जो कोलेस्टेरोल से प्रेग्नेनोलोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, डीएचईए भी वहीं से ही बनता है। समझ में आई बात। डीएचईए भी जो स्टीरोइडल एंड्रोजन से वहीं से बनता है। तो ये सारे एक ही सिग्नलिंग से बनते हैं, A to Z। उसके बाद में कोर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स से कोर्टिसोल और एंड्रोजन को रिलीज करवा रहा है, वो बात अलग है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, 3 तरह के कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ना, ठीक है। कोर्टिसोल जो होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, स्टीरोइडल एंड्रोजन्स जो होते हैं वो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ठीक है। ये जो रिलीज होता है ये फीटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेसिफिकली डीएचईए एस्ट्रोजन लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा और यूटेराइन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, फीटस का इजेक्शन रिफ्लेक्स आता है, इनिशियल रिफ्लेक्स विच एक्टिवेट्स द न्यूरोएंडोक्राइनल सिस्टम। ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इनिशियल स्टेज के अंदर जो आता है,
हल्का सा जाकर के एक जो है एक तरीके से बोल सकते हो कि जैसे ही जो सर्विक्स कैनाल होती है ये उससे टच होता है, टच होते ही फिर से एक इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म जो है अब स्टार्ट हो चुका है। उसकी वजह से जो रिफ्लेक्सेस जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल्स हुआ, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आया, एक्टिवेट द न्यूरो एंडोक्राइनल सिस्टम which is elevated by the cervix touch receptor, क्योंकि वो जाकर के अटैच होगा। जैसे ही सर्विक्स टच रिसेप्टर पे जाकर के वो हल्का सा टच होता है, टच होते ही एक सिग्नल जाता है। वो सिग्नल कहाँ जाता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसको? पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से क्या रिलीज करवाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियमाइन को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से रिग्रेस कॉन्ट्रैक्शन, मॉडरेट और रिग्रेस कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में डायलेशन ऑफ द सर्विक्स कैनाल, जिसकी वजह से बेबी बर्थ देखने को मिलता है। क्लियर? इसके बाद एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आपका लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है? मेमरी ग्लैंड अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, starts producing milk at the end of the pregnancy by the process is called lactation। जब ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है, सुन लीजिए, लैक्टेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो, प्रोलैक्टिन भी एक्टिवेट हो और ऑक्सीटोसिन भी एक्टिवेट हो। जब एट द आफ्टर प्रेगनेंसी, जब ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है, इन्फेंट को जो मिल्क फीड करवाया जाता है, उस केस में जो संकन प्रेशन होता है उसकी वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है। वो रिफ्लेक्स एक्शन प्रोलैक्टिन को भी एनहेंस करता है और ऑक्सीटोसिन को भी एनहेंस करता है। उस कंडीशन के अंदर अब प्रोजेस्टेरोन की सिग्नलिंग एलिवेटेड नहीं होती है, प्रोजेस्टेरोन की सिग्नलिंग तो अब कम हो रही होती है धीरे 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 धीरे। समझ में आई बात? और मैंने आपको बताया था लैक्टेशनल एमनियोरिया, याद है कुछ? ठीक है। फिर मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द इज नोन एज लैक्टेशन। कोलेस्ट्रम, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? IgA, और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, हायर एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, नेचर ने फीटस के अंदर भी आप देखो कितना मतलब कितना स्पेसिफिक सभी चीज़ों को फिक्स किया हुआ है कि मान लो जो फीटस है उसके पास में इनिशिएशन में खुद का इम्यून सिस्टम तो है नहीं, तो IgG दे दिया प्लासेंटा क्रॉस करके, भाई इम्यून सिस्टम डेवलप रहे। आफ्टर बर्थ उसका इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं होगा, तो मिल्क फीडिंग के थ्रू क्या दिया? IgA प्रोटेक्शन के लिए। और फर्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन होता है तो फिर एक्टिवेट कौन होता है? IgM, एलर्जिक वाला केस। ये तीनों अपने आप बनते हैं, पर जो M और जो D है ये B सेल सरफेस मार्कर होते हैं, जो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन पे धीरे धीरे एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं, दोनों ही। और जो IgE होता है ये एलर्जिक रिएक्शन के अंदर एक्टिवेट होता है। कहने का सेंस ये है कि आफ्टर बर्थ IgM, मेन रोल किसका होता है? IgM का। बट इन सभी का जो प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है, इनका बनना करना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है, एमेनेस्टिक जो रिस्पॉन्स आप पढ़ते हो ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ आपको, तो सेकेंड रिस्पॉन्स कम टाइम के अंदर जल्दी, क्योंकि मेमोरी सेल्स बन चुकी होती है अगर सेम एक्सपोजर दोबारा होता है तो। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक बात बताओ, ढंग से रिवाइज हुआ? पूरी क्लास ढंग से रिवाइज हुआ? पूरा चैप्टर रिवीजन कंप्लीट हुआ है आपका इस चैप्टर का? अब इसके अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अपने सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।